इस परीक्षा की तैयारी क्यों करना चाहिए बच्चे को, ये पहले समझना चाहिए। मेंस के लिए मेरे अनुसार एक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु मंत्र आप कह सकते हैं, आप समझिएगा कि बाकी परीक्षा में बच्चे को हटाया जाता है, निकाला जाता है, इस परीक्षा में चयन के लिए बुलाया जाता है। अगर कोई बच्चा चयनित नहीं हुआ तो उसका कारण केवल इंटरव्यू नहीं हो सकता। असफलता कभी गलत नहीं होती है, असफलता हर बच्चे को सिखाती है, उसे मैच्योर बनाती है। देखिए, मैं अपने बच्चों से हमेशा कहता हूं कि पीएससी या यूपीएससी की तैयारी व्यक्ति को राणा सांगा बनाती है। जो इस तरीके के प्रश्न है, कितना समय लगेगा, कितना समय पढ़ना चाहिए, हर जगह एक टॉपर का जो फोटो है वो कई सारी जगह दिखेंगे। इंटरव्यू को कभी गलत तरीके की इंफॉर्मेशन मत दीजिए। अब पता लगा 5 साल तक आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है और उसके बाद आप सोचें कि परिवार आपका साथ देता है, माता पिता अपने खर्चों में से कटौती करके आपके वहां पर रहने, खाने, बाकी चीजों की सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमारे चैनल पर लगातार देख रहे थे, जो टॉपर्स हैं, चाहे 2019 वाले हो, 2020 वाले हो, हमारे साथ में मैं बताना चाहूंगा सर का परिचय देने से पहले, सर का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। आप सब लोग भली भांति सर को जानते होंगे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जितने भी साक्षात्कार होते हैं, चाहे 2019 वाले हो, चाहे इससे पहले वाले हो, 2020 के हो, 2021 के हो, तो सर के मार्गदर्शन में हर किसी ने तैयारी की ही होगी आपकी। तो सर का परिचय देना चाहूंगा। विकास सिंह सर का नाम है और ध्येय IAS के संचालक हैं। MPPSC की प्रिपरेशन से संबंधित सारे आपके जो भी प्रश्न हैं, चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू, इनके संबंधित मैं सर से आप लोगों के लिए मार्गदर्शन चाहूंगा। तो सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुनने वाले सभी लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और नमस्कार सभी को। जी सर, थोड़ा सा आप PSC के बारे में, जो भी, हालांकि हर किसी को पता ही रहता है, बाकी जो भी तैयारी करने वाले होते हैं, चाहे शुरुआत से हो, तो उनको कैसे क्या शुरुआत करनी चाहिए इस फील्ड में? सबसे पहले तो एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस परीक्षा की तैयारी क्यों करना चाहिए बच्चे को, ये पहले समझना चाहिए बच्चे को। तैयारी तो बड़ा इजी शब्द है जिसको हर आदमी जानता है कि हम तैयारी कर रहे हैं। ये एक मात्र ऐसी परीक्षा है जिसमें बच्चा चयनित होकर के 1 वर्ष के सतत प्रयास के माध्यम से अपने संपूर्ण धरातल को बदल सकता है। जो जीवन में उसके संघर्ष हैं, वो भविष्य तक वो उसे समाप्त करके अपने भविष्य की रूपरेखा को ड्रॉ कर सकता है। बाकी सब जगहों पे वंश परंपरा स्थापित है, लेकिन ये एक ऐसी परीक्षा है जिसके माध्यम से बच्चा अपने कौशल, अपने ज्ञान, अपने बाकी जो ज्ञान के पक्ष हैं उनके माध्यम से अपने संपूर्ण धरातल को बदल सकता है। समाज में न केवल अपना सक्रिय योगदान दे सकता है, बल्कि पद, प्रतिष्ठा, ख्याति, जितनी चीजें हैं वो अर्जित भी कर सकता है। तो इसलिए बच्चे को इस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। चूंकि प्रादेशिक स्तर पर यह सबसे बड़ी परीक्षा है, तो आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगी, यह भी बिल्कुल स्पष्ट है। तो यहाँ पर बच्चे को एक निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। ये परीक्षा ब्रिलियंसी की परीक्षा बिल्कुल नहीं है कि बच्चा बहुत बौद्धिक होगा तभी चयनित होगा। इतना बड़ा सिलेबस है, ये ऑलरेडी बताता है, इतने चरण हैं, 3-3 चरण है, इतना बड़ा सिलेबस है, प्रीलिम्स में अलग पढ़ना है, मेंस में अलग पढ़ना है, हर चरण में अलग अलग पक्षों का मूल्यांकन होना है। तो निश्चित रूप में परीक्षा का प्रक्रम तो कठिन है। तो ब्रिलियंसी से ज्यादा डेडिकेशन और डिवोशन जरूरी है बच्चे का, कि वो अपने डेडिकेशन और डिवोशन के साथ इस परीक्षा को तैयार करे। जहां तक विषय प्रीलिम्स की परीक्षा का है, तो आपके तथ्यात्मक पक्ष का परीक्षण प्रीलिम्स करता है, परंतु परीक्षा का अगर जो ट्रेंड बदलता जा रहा है उसमें अवधारणात्मक पक्ष भी उतना ही समावेशित है। तो बच्चे को प्रीलिम्स और मेंस को अलग होकर के नहीं देखना चाहिए, दोनों का पक्ष एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मेंस असली एग्जाम है, मुख्य परीक्षा कह रहे हैं तो इसका मतलब मुख्य परीक्षा वही है। और बच्चे को लगता है कि प्रारंभिक परीक्षा निकलेगी तब मुख्य परीक्षा का दरवाजा हमारे लिए खुलेगा, जबकि मुख्य परीक्षा अगर तैयार होगा तभी उसका प्रारंभिक परीक्षा भी क्वालिफाई करेगा, क्योंकि वो अवधारणात्मक चीजें जो हैं वो बच्चे को फैक्ट बहुत रटने की स्थिति में बच्चा नहीं रहता, भूलता भी उतना ही ज्यादा, और जब उसके साथ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो शायद आसान हो जाता है उसका अध्ययन।
तो बच्चे को मेन से प्रीलिम्स की तरफ आना चाहिए। हैंडबुक की बजाय टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए। हैंडबुक हमेशा रिवीजन के लिए होती है, कभी पढ़ने के लिए नहीं होती है। तो उसे पढ़ना हैंडबुक चाहिए, लेकिन रिवीजन के लिए पढ़ना चाहिए। अपनी मौलिक धारणा विकसित करने के लिए उसे निश्चित रूप में टेक्स्ट के थ्रू जाना चाहिए। मेंस आपके राइटिंग एबिलिटी का परीक्षण है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि एक निश्चित समय में बहुत ज्यादा शब्दों को लिखना है, तो उसको लिखने की प्रैक्टिस करना चाहिए। और एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि पिछले 5 साल का पेपर तो राइटिंग प्रैक्टिस में टाइम बाउंड होकर के जरूर एक बार जरूर करें। उसमें मेंस के लिए मेरे अनुसार एक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु मंत्र आप कह सकते हैं कि बच्चे को स्पष्ट लिखना चाहिए जी। बच्चे को राइटिंग में क्रमबद्धता का पालन करना चाहिए जी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रामाणिक लेखन करना चाहिए। मतलब ऑथेंटिक राइटिंग ही उसको करनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर मॉडल आंसर से उसकी कॉपी चेक करता है, तो वहां अपने मन से चीजें नहीं आनी चाहिए। तो प्रामाणिक राइटिंग उसे करनी चाहिए। जो 12वीं पास करते हैं स्टूडेंट, उसके बाद वो करियर का चुनाव नहीं कर पाते हैं, तो कैसे करियर का चुनाव करें कि हम हमारे लिए ये बेहतर होगा इस फील्ड में जाना? देखिए, मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि ये डेडिकेशन और डिवोशन की परीक्षा है जी, और इसमें अनिश्चितता भी है, इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो जो बच्चा 12वीं के बाद सोचता है जी, और उसे लगता है कि 12वीं के साथ सोच करके कोई एडवांटेज उसको मिल रहा है, तो उसको एक एडवांटेज केवल ये मिल रहा है कि उसका लक्ष्य स्पष्ट हो जा रहा है। भाई 21 वर्ष की आयु के पहले ना वो परीक्षा दे सकता है, तो 12वीं का बच्चा 18 साल के आसपास का होता है, तो उसके पास ऑलरेडी 3 साल का टाइम होता है अपनी परीक्षा की तैयारी का। कोचिंग संस्थान की जहां तक बात है, मुझे लगता है 12वीं के कक्षा के बच्चे को कोचिंग नहीं जाना चाहिए जी। बड़ा मैच्योर सा एग्जाम है, आपकी मैच्योरिटी, आपके इतने चरण हैं परीक्षा के कि वहां हर चरण में आपके अलग अलग पक्षों का अवलोकन करना चाहिए। इनिशियल बच्चे को शुरुआत अपने बेसिक्स से करनी चाहिए, तो उसे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। और हम जानते हैं एनसीईआरटी जैसी कुछ किताबें हैं, कुछ ऐसी ऑथेंटिक बुक हैं जिन्हें आप हर बच्चा तैयारी के प्रकरण में पढ़ता है, तो उससे बच्चे को खुद की बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। और अगर कोचिंग वोचिंग का मार्ग उसे प्रशस्त करना है अपने लिए, तो मुझे लगता है ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के बाद उसे जाना चाहिए, ताकि वो 1 साल की अपनी कंटिन्यूटी में प्रिपरेशन कर सके, अपना जो बेसिक फाउंडेशन तैयार किया है उसको और मजबूत कर सके, और कुछ समय अपने जो लर्निंग्स है उससे अपना इम्प्रूव करके फिर परीक्षा में वो अपीयर हो सकता है। जी सर, प्री और मेंस के लिए तो कई सारे क्षेत्र हैं जानने के लिए कि प्री की तैयारी आप ऐसे कर लीजिए, मेंस की तैयारी आप ऐसे कर लीजिए, लेकिन इंटरव्यू के लिए प्रॉपर तरीके से मार्गदर्शन किसी को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और आप तो मतलब एमपी क्या पूरे भारत में आपका हर क्षेत्र से स्टूडेंट आपके पास आता है और इंटरव्यू की आप तैयारी करवाते हैं, तो कैसे तैयारी करना चाहिए इंटरव्यू की? देखिए, सबसे पहले तो बच्चे को ये समझना चाहिए कि इंटरव्यू भी एक परीक्षा का प्रक्रम है जी। बच्चा ये सोचता है कि हम सही उत्तर देंगे तो हमें नंबर मिलेगा, सही उत्तर नहीं देंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से बच्चा प्रीलिम्स मेंस की तैयारी करता है, उसे उसी डेडिकेशन डिवोशन के साथ मेंस की भी तैयारी, इंटरव्यू की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में बहुत निर्णायक चरण है जी। आप समझिएगा कि बाकी परीक्षा में बच्चे को हटाया जाता है, निकाला जाता है, इस परीक्षा में चयन के लिए बुलाया जाता है जी। कि आप इंटरव्यू के लिए आप आमंत्रित किए जा रहे हैं, आयोग बुलाता पहली बार बच्चे को इंटरव्यू के समय है, इसका मतलब कि ये परीक्षा आपके चयन की परीक्षा है जी। और चयन में व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। पहली बार आप बोर्ड के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, तो वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण कर रहा है। और बोर्ड को भी एक जिम्मेदारी दी गई है कि भविष्य के प्रशासकों का चयन किया जाए। इट मीन्स कि बोर्ड आप में वो प्रशासकीय कौशल देखता है कि आप भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। पहली चीज इंटरव्यू व्यक्तित्व का परीक्षण है। और नॉलेज की जहां तक बात है, तो वहां पर फैक्चुअल चीजें कंटेंट में पूछी जरूर जाती हैं, लेकिन उसका आधार फैक्चुअल नॉलेज का इवैल्यूएशन नहीं है जी। ये परीक्षण करता है कि जो नॉलेज आपने गेन किया है वो पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है या जी नहीं हो रहा है। तो इंटरव्यू व्यक्तित्व का परीक्षण है। और बच्चे को अपने मौलिक से पूरा इंटरव्यू तैयार करना चाहिए। मौलिक से का मतलब आप समझिएगा कि बच्चा जहां जन्म ले रहा है जी, वहां से लेकर के उसने जो अध्ययन किया है वहां, अर्थात ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, उसकी मौलिक जानकारी होनी चाहिए। मौलिक जानकारी की हम बात कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है।
और फिर अगर उसने कुछ अभिरुचि की रखी है, कुछ उसने अचीव किया है लाइफ में, एनसीसी किया है, एनएसएस किया है, स्काउट एंड गाइड का पार्ट रहा है, जी तो उसके बारे में भी उसकी जानकारी होनी चाहिए और वो सतही नहीं होनी चाहिए। जी अच्छा इंटरव्यू तब माना जाता है जब आप इंटरव्यू बोर्ड के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते हो या उनके नॉलेज को आप एनहांस करते हैं, जी क्योंकि उनका नॉलेज तो बहुत ब्रॉड है। 60 साल 65 साल का आदमी वहां पर बैठ रहा है तो ऑब्वियस है उसको जीवन से लेकर के अध्ययन का बहुत सारा ज्ञान है। तो आपका जो नॉलेज है उस उम्र का वो उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करता हो, तब आपका इंटरव्यू अच्छा माना जाता है। जी कई सारे संस्थान चाहे इंदौर हो भोपाल हो मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, तो क्या ये हर स्टूडेंट को देना चाहिए या नहीं? देखिए, मॉक कुछ वैसा है कि मेंस की तैयारी कर रहा है आदमी तो टेस्ट लिख रहा है, जी तो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है तो वो मॉक इंटरव्यू दे रहा है। लेकिन आप इस बात को समझिएगा कि बच्चा मेंस की टेस्ट सीरीज भी तब ज्वाइन करता है जब उसका रिवीजन हो चुका होता है, जी न कि सीधे जा करके मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके लिखना शुरू कर देता है। तो मॉक इंटरव्यू बच्चे को देना चाहिए। डेफिनेटली हर संस्थान अपना बेस्ट बच्चे को देने का प्रयास करता है, सब गुरुजन लोग हैं। लेकिन अगर बच्चे की चीजें तैयार नहीं हैं और फिर वो सीधे जा रहा है मॉक देने के लिए, तो बच्चे के लिए वो हितकारी नहीं होगा, अर्थात वो अपनी कमियों को जान भी नहीं पाएगा और न ही उसे दूर कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि उसे पहले अपने जो जितने भी व्यक्तित्व के पक्ष हैं, एजुकेशन, जन्म स्थान, अगर रोजगार में रहें तो रोजगार का पक्ष, अभिरुचि या समसामयिक विषयों पर एक अपना थॉट प्रोसेस जरूर प्रिपेयर कर लेना चाहिए। जी सर, कई सारे एस्पिरेंट 2 या 3 बार इंटरव्यू दे चुके होते हैं, लेकिन उनको अपनी कमियां समझ नहीं आती कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। जी, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, ये आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि एक बच्चा जो इंटरव्यू तक पहुंचा है इसका मतलब उसकी लेखनी वहां स्वीकार्य हुई है और वो बार बार पहुंच रहा होता है, लेकिन वो शायद संघर्ष भी कर रहा होता है। तो इंटरव्यू में पहुंचने से ज्यादा जरूरी है इंटरव्यू में परफॉर्म करना। जी अगर कोई बच्चा चयनित नहीं हुआ तो उसका कारण केवल इंटरव्यू नहीं हो सकता मेंस भी हो, लेकिन वो बराबर पहुंच रहा है। इंटरव्यू की परीक्षा में वो सामर्थ्य होता है कि जो बच्चा सबसे पीछे हो वो उसे सबसे आगे भी लाया जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी भी कहा था कि 55 नंबर से लेके 155 नंबर तक मिलता है, तो 100 नंबर का अंतराल बच्चे को बाहर से अंदर कर देता है। जी तो बच्चे कई बार उस अप्रोच को नहीं समझ पाते हैं कि इंटरव्यूअर उससे क्या चाह रहा है। जी बच्चे कई बार या तो मॉक प्रोसेस में लगे रहते हैं या अपना एकेडमिक पढ़ रहे होते हैं। जी और बहुत बार यही है कि जितने लोगों के संपर्क में आते हैं उतनी तरीके की सलाह मिलती है, तो वो अपना सेल्फ इवैल्यूएशन जो होता है वो दूसरों के हाथ में छोड़ देता है। जी तो सबसे पहले अपनी कमियों का मूल्यांकन करना चाहिए। असफलता कभी गलत नहीं होती है। जी असफलता हर बच्चे को सिखाती है, उसे मैच्योर बनाती है। जी तो असफलता में बुराई नहीं है, लेकिन असफलता से सीख लेता है जो बच्चा, वो अगली बार सफल जरूर हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। कोचिंग करना ही कंपलसरी होता है तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, या बिना कोचिंग के कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं? नहीं, देखिए, आपने कहा साक्षात्कार के लिए बहुत सारी जगहों से बच्चे मेरे पास आते हैं। जी तो झाबुआ से लेकर के मुझे लगता है ढिंडोरी मंडला तक का बच्चा मेरे पास आता है। जी अमरकंटक से भी बच्चे आते हैं। जी और मैं इतना एश्योर करता हूं कि वो बच्चा मेंस और प्रीलिम्स के लिए सेल्फ बेचारा प्रिपेयर करता है और इंटरव्यू में एक्सपोजर नहीं होता तब वो भटक रहा होता है कि कहाँ जाए, क्या करें। तो ये बड़ा मैच्योर सा एग्जाम है और बच्चे की उस मैच्योरिटी को लाने के लिए स्कूल, कॉलेज, जो वहाँ के गुरुजन है, वहाँ का जो कोर्स कंटेंट है, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जो उसे मैच्योर बनाता है। तो मैं हमेशा इसलिए फेवर करता हूँ कि बच्चे को शुरुआती दौर में कोचिंग नहीं जाना चाहिए। और परीक्षा का सिलेबस आपको दिया गया है, जी कोचिंग संस्थान को थोड़ी ना दिया गया है। जी तो जिस दिन आप उस सिलेबस के साथ ईमानदार हो जाएंगे तो आपको कोचिंग जो है वो एक सारथी की भूमिका निभाती है। और अगर कोई बच्चा स्वयं अपना सारथी बन जाता है तो उसकी वो विजय यात्रा अपने आप पूर्ण हो जाती है, मुझे लगता है। जब इस फील्ड में आपको तो काफ़ी अनुभव है, कोई तैयारी करना चाहता है तो लगभग कितना समय ये पीएससी तैयारी मानती है कि हाँ इतना जेन्युइन, इतना टाइम आपको देना होगा, इसके बाद ही आप कैपेबल हो पाएंगे कि आप तैयार हैं इसके लिए? देखिए, मैं अपने बच्चों से हमेशा कहता हूं कि पीएससी या यूपीएससी की तैयारी व्यक्ति को राणा सांगा बनाती है। जी मतलब उसे बहुत सारे दर्द सहने को मिलेंगे, उसको दर्द सहने की आदत डालनी चाहिए।
आप समय की बात कर रहे हैं, जब पीएससी रेगुलर है तो बच्चा पहले प्रयास में भी चयनित हो जा रहा है, और अगर पीएससी रेगुलर नहीं है तो 19 वाला बच्चा 24 में जाकर के सेलेक्ट हो रहा है। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस परीक्षा के लिए। जी। जो इस तरीके के प्रश्न है, कितना समय लगेगा, कितना समय पढ़ना चाहिए, ये बच्चे के हाथ में नहीं है। हाँ, पढ़ना उसके हाथ में है, और बौद्धिक स्तर हर बच्चे का अलग अलग होता है। जो मैं आपसे कह रहा था कि डेडिकेशन, डिवोशन, कंसिस्टेंसी की बात, तो बच्चे में ये सिंसियरिटी होनी चाहिए कि अगर वो किसी दिन नहीं पढ़ रहा है तो उसे आत्मग्लानि हो कि जिस परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसमें इस तरीके के अप्रोच से चयन नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर एक बच्चा एक लर्निंग प्रोसेस से अपने मैच्योरिटी तक जा रहा है तो मुझे लगता है कि 2 से 3 अटेम्प्ट उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है अपना स्थान अच्छे पद पर सुनिश्चित करने के लिए। आजकल की जो कोचिंग है व्यवसाय का रूप लेते जा रहे हैं, चाहे कोई फर्स्ट रैंक हो, सेकंड हो, कोई सा भी रैंक हो, हर जगह एक टॉपर का जो फोटो है वो कई सारी जगह दिखेंगे। देखिए, आपने पहले ही कह दिया कि व्यवसाय जी। तो जब भी कोई व्यवसाय स्थापित होता है तो उसमें नैतिकता का पक्ष थोड़ा कम हो जाता है और व्यक्तिगत पक्ष जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ये कहना कि मेरे संस्थान में बच्चों की फोटो नहीं लगी है तो ये गलत होगा कि हाँ है, लेकिन हाँ, व्यवसाय तभी फलीभूत होता है जब नैतिक पक्ष उसमें विद्यमान हो। जी। तो हर शिक्षक अपने सामर्थ्य से बच्चे को अच्छा ही देने का प्रयास करता है। ये हो सकता है कि कोई कम दे रहा हो, कोई ज़्यादा दे रहा हो, लेकिन व्यवसायिकता में भी बुराई नहीं है, लेकिन वो व्यवसायिकता आपके साथ साथ उस बच्चे के लिए भी हितकारी हो, अर्थात जिस उद्देश्य से बच्चा आप तक आ रहा है उसको वो मिलना चाहिए। मेरा केवल ये मानना है कि जो भी कोचिंग चला रहा है उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बच्चा जब आप पर विश्वास कर रहा है तो इसका विश्वास कहीं ना कहीं टूटने देने से बचाना जो है वो शिक्षक का दायित्व बन जाता है। क्योंकि सर मेरा क्वेश्चन इसलिए था कि जो भी बिगनर स्टूडेंट रहते हैं वो फोटो देखकर ही कोचिंग ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब वो चाहे स्टूडेंट वहां से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है कि बिगनर की लर्निंग थोड़ी लेट होती है जी। तो जब बच्चा तैयारी करता है तो उसके लिए अभिप्रेरणाएं हर जगह है और आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में जो चयनित बच्चे हैं उन तक कनेक्ट हो पाना, उनसे बातचीत करना, बच्चे भी इतने सिंसियर आज की डेट में चयनित हो रहे हैं, संघर्ष करके वहां तक पहुंच रहे हैं कि उन्हें भी लगता है कि नए बच्चों को सही गाइडेंस मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है जिस भी माध्यम से किसी पुराने बच्चे से, किसी चयनित बच्चे से संपर्क हो जाए तो बच्चा अपनी इस जर्नी को बिना किसी संशय के जो है एक सही प्लेटफॉर्म से शुरू कर सकता है। जी सर। और अगर कोई स्टूडेंट साक्षात्कार देना चाहता हो तो आपसे कैसे संपर्क साधेगा? नहीं, हम भोपाल में स्थित हैं और उसका स्वागत होता है, बट हमारे यहाँ की जो प्रक्रिया है साक्षात्कार की कि केवल हम मॉक सेशन नहीं लेते हैं जी। हमारा ये दायित्व होता है कि हम उसे शुरू से लेकर के अंत तक की जर्नी, मतलब मेरा जो रोल है उसके पहले दिन के साक्षात्कार की सिटिंग से लेकर के अंतिम दिन में जब वो निकल रहा है साक्षात्कार के बाहर और अपना साक्षात्कार बता दे रहा है, तब तक की जर्नी हमारी उसकी बनी रहती है। तो अगर कोई बच्चा इस तरीके का है, आते भी हैं, हर जगह से ही आते हैं और अभी सोशल मीडिया से भी हम कनेक्ट होकर के बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को सही मार्गदर्शन दे सकें। तो इंस्टीट्यूट का एक चैनल अभी डेवलप हुआ है जिसमें इंटरव्यू मार्गदर्शन के लिए भी हम कुछ वीडियोस अपने डाल रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से, अभी 2-4 साल का एक ट्रेंड चल रहा है, चाहे सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, इससे एक स्टूडेंट के ऊपर एक भूत सवार हो गया है कि वो कुछ देर देखने लगे हैं तो बस देखते ही जा रहे हैं, क्योंकि इससे उनको इतना समय उसमें जा रहा है ना कि अपनी पढ़ाई पे नहीं दे पा रहे। तो इससे कैसे छुटकारा पाए? छुटकारा नहीं, ये समझ का विषय है एक्चुअली। आप समझिएगा, सोशल मीडिया कंस्ट्रक्टिव भी है और डिस्ट्रक्टिव भी है। जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको बहुत सारी जगहों पे सोशल मीडिया हेल्प भी करता है कंटेंट बताने में, जानने में, लेकिन अभी भी ये परीक्षा उतनी ही पारंपरिक है। आप देख लीजिए, इसके पूरे चरण में कहीं कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता। प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में आपको अभी भी राइटिंग करना है तो वो 4000 4500 शब्द लिख करके ही वहां प्रस्तुत करने हैं जी। तो सहयोगी बनाने की दिशा में जाना चाहिए। अर्थात मैंने जो आपसे शुरू में कहा कि टेक्स्ट बुक पढ़िए, जो प्रिस्क्राइब की गई हैं बुक आपको सब्जेक्टिव पार्ट पर, उनको पढ़िए,
और जब आप उसको पढ़ लीजिए, फिर आप अपने सप्लीमेंट्री नॉलेज के लिए फिर आप वीडियो देख लीजिए, कहीं का कंटेंट पढ़ लीजिए, तब आपको फ्रूटफुल होगा जी। लेकिन जो एक मार्गी संचार होता है आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, वो बच्चे के लिए घातक होता है। आज मैंने किसी टॉपिक पे 10 वीडियो देखे जी 2 घंटे में, और उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो 5वें नंबर वाला था वो ज्यादा अच्छा था। जी उस प्रोसेस में तो हमने 10 वीडियो देख डाले, 2 घंटा बर्बाद कर डाला। और हमको पता है कि जो टॉपर भी होता है उसका 53-54% मार्क्स ही आता है जी अपने मेंस में। इसका मतलब कि इस तरीके की संस्थाएं बच्चों को ऑलरेडी 40, 45, 47% का वेबर करती है कि अगर इतना नहीं भी तुम नंबर पाओगे तब भी तुम टॉपर बनोगे जी। तो बच्चा पूरे समय खोज रहा होता है कि मुझे 2 तथ्य ज्यादा मिल जाए, और वो लिख नहीं पाता है, लेकिन क्योंकि टाइम बाउंड लिखना है, उसको जितना याद आता है वो उतना ही लिख पाता है। तो परेशान होने की बजाय आत्मकेंद्रित होने की तरफ बच्चे को अग्रसरित होना चाहिए। सर अंत में बस थोड़ा सा और साक्षात्कार के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। सारी जानकारी तो यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा, ना आप बता पाएंगे कि ऐसे ऐसे आपको ध्यान रखना है, बट थोड़ी सा कुछ चीज़ें ऐसी बता दीजिए जो जैसे अभी जो 22-23 वाले के जिनका भी इंटरव्यू होने वाला है कि किन गलतियों से आपको विशेष रूप से बचना चाहिए। देखिए, पहली चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये व्यक्तित्व का परीक्षण है, नॉलेज का परीक्षण जी। तो अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को उस तरीके से डेवलप कीजिए कि आप में वो प्रशासकीय कौशल जो है वो प्रदर्शित हो, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो व्यक्तिगत विवरण फॉर्म है उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयार करना चाहिए, क्योंकि आपके इंटरव्यू का 5 मिनट किसी ना किसी रूप में 5 से 7 मिनट आपका व्यक्तिगत विवरण फॉर्म लेता है जी। और वो आपका घर है, वो आपका जीवन चरित्र है जो अब तक आपने जिया है जी। तो बच्चा भारत और अमेरिका का क्या संबंध है, अभी क्या परिवर्तन हो रहा है भारत और रूस के संबंधों में, ये नहीं बता पाए तो एक बार क्षम्य है। लेकिन उसने इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग क्षेत्र में नौकरी क्यों नहीं की? अगर किसी ने कॉमर्स लिया तो कॉमर्स उसने क्यों पढ़ाई की ये नहीं बता पाता है, अपने जिले के बारे में नहीं बता पाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक पक्ष स्थापित करता है। तो व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत विवरण संबंधी संपूर्ण आंकड़े बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना चाहिए। दूसरी चीज, इंटरव्यू में नहीं आए तो आप क्षमा मांग लीजिए कि सर अभी स्मरण नहीं हो पा रहा है या मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा। इंटरव्यू को कभी गलत तरीके की इंफॉर्मेशन मत दीजिए, क्योंकि नॉर्मली मॉक वॉक में तो आदमी टोक देता है जी। फाइनल इंटरव्यू में वहां टोका टाकी नहीं होती जी। वो गलत को भी सुनते हैं बहुत ध्यान से, और कई बार तो वो शाबाशी भी देते हैं कि बहुत अच्छा बेटा, और आपको लगता है अच्छा हो रहा है लेकिन उसमें खराब हो रहा होता है जी। तो थोड़ा सचेत होकर के अपने साक्षात्कार को देना चाहिए। प्रोटोकॉल बिहेवियर को बड़े अच्छी तरीके से अनुसरित करना चाहिए जी। और कोचिंग संस्थान के जो ऐसे पक्ष हैं जिसे बोर्ड अच्छा नहीं मानता है जी, तो वहां पर इस बात को कभी स्वीकार न करें कि कोचिंग संस्थान से आपने किसी तरीके की कोई चीज सीखी है जी। वरिष्ठ लोग हैं जी, आप बता सकते हैं किसी सीनियर ने मार्गदर्शन किया है, किसी चयनित व्यक्ति ने मार्गदर्शन किया है जी। तो कोचिंग संस्थानों के पक्ष को अपने हिडन रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है जी। सर एक और प्रश्न था मेरा माध्यम को लेकर, क्योंकि 3-4 साल से परिणाम या हो सकता है, मुझे पहले का तो आइडिया नहीं है जी जी। लेकिन इंग्लिश मीडियम का जो परिणाम है, रैंक हो फर्स्ट रैंक हो, वो इंग्लिश मीडियम की हमेशा फर्स्ट रैंक वाले ही आ रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले नहीं रैंक कर पा रहे। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं कि मीडियम का कोई डिफरेंस है। ऑनेस्टली मैं अगर आपसे बात करूं, कई बार ये होता है कि मीडियम का डिफरेंस लोगों के थॉट प्रोसेस में आता है जी। लेकिन आप डिप्टी कलेक्टर की पूरी अगर लिस्ट देखेंगे तो उसमें इंग्लिश मीडियम की तुलना में हिंदी मीडियम के बच्चे ज्यादा मिलेंगे आपको जी। कंटेंट का कोई डिफरेंस नहीं है, सब्जेक्ट का कोई डिफरेंस नहीं है, वो क्रेडिट उन चयनित होने वाले बच्चों को जाता है जिन्होंने अपने मीडियम के साथ ईमानदारी से वहां प्रस्तुतिकरण किया है। क्योंकि उसका कारण आप समझिएगा कि वहां आपकी कॉपी मॉडल आंसर से चेक हो रही, जहां पर इंपॉर्टेंट जो है वो कंटेंट है जी, न कि मीडियम इंपॉर्टेंट है। और किसी मीडियम का एडवांटेज अगर ये कहा जाए एमपीपीएससी में मिल रहा है तो बिल्कुल गलत है। बहुत सारे इंग्लिश माध्यम के बच्चे फेल भी होते हैं इस परीक्षा में, आपने स्वयं भी इस परीक्षा के प्रक्रम में देखा होगा जी। जो भी यूपीएससी या एमपीपीएससी की फील्ड में, चाहे कोई सी भी फील्ड हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसमें आना चाहता है
तो उनके लिए आपकी कोई एडवाइस हो? अपना परीक्षण करें, अपने लक्ष्य का परीक्षण करें, अपने सामर्थ्य का भी परीक्षण करें कि आप उतनी मेहनत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है कि एक छोटा से छोटा पद, चाहे कांस्टेबल का हो जी या किसी अन्य पटवारी का पद हो, उससे लेकर के आईएएस तक के पद के लिए आपको एक सतत प्रयास करने की जरूरत है, समर्पित प्रयास करने की जरूरत है। आज की डेट में कोई परीक्षा आसान नहीं है, तो बच्चे को अपना मूल्यांकन जरूर करना चाहिए उस दिशा में। जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ में ये वनडे एग्जाम जो होती है, क्या ये करना जायज रहता है साथ में तैयारी? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मैं हमेशा अपने बच्चों से ये कहता हूं कि आपको एक पद नहीं चाहिए, एक अच्छा पद चाहिए। जी हर परीक्षा की तैयारी करने वाला एक बड़ा चंक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जी चाहे आप पटवारी ले लीजिए, चाहे आप सब इंस्पेक्टर की ले लीजिए, चाहे आप बाकी वनडे एग्जाम की ले लीजिए, आप उसमें फिट होने की कोशिश करते हैं। जैसे पीएससी का बच्चा क्या करता है, जब कोई वैकेंसी आती है तो अपनी रेगुलर तैयारी छोड़ करके उस वैकेंसी के लिए पढ़ना शुरू कर देता है जी और उस पढ़ने के प्रोसेस में वो 1.5 महीना अपना 2 महीना खराब करता है जी और उसी तैयारी को एक बच्चा 2 साल से भी कर रहा होता है। जी तो 1.5 महीने में आप उसके 2 महीने की बराबरी तो नहीं कर सकते हो। जी तो ये भी हो सकता है अगर कर भी लेते हो और पटवारी मिल भी जाता है, आपको किसी ऐसे पद पर मिल भी जाता है, तो आप अपनी उस तैयारी को कॉम्प्रोमाइज करते हो जिसको आपने लक्षित किया है। तो अगर शुरुआती दौर में रोजगार का इतना संकट नहीं है, आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो मुझे लगता है 2-3 साल जो है आपको समर्पित रूप में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोई भी पद मिलता है तो उसके साथ उसके दायित्व भी मिलते हैं और वो दायित्व आपके जो रूटीन है पढ़ाई का उसको बाधित जरूर करते हैं। ये सर सिविल सर्विसेज का जो है लंबा दौर रहता है, लंबी जर्नी रहती है। इसमें फैमिली प्रेशर खास करके काफ़ी होता है, चाहे यूपीएससी हो एमपीपीएससी हो। तो हर एस्पिरेंट को इस प्रेशर से कैसे हैंडल करना चाहिए? एक्चुअली प्रेशर नहीं है। परिवार जिस दिन किसी बच्चे को इस चीज तरीके की तैयारी कराता है, हर माँ बाप अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा बौद्धिक समझता है और वो उस दिन ये कामना कर लेता है, उस दिन वो अपने बच्चे में डिप्टी कलेक्टर या आईएएस देखना शुरू कर देता है। ये बच्चे के ऊपर है कि वो उस तैयारी को ईमानदारी से निभाए, जिससे उसके परिवार का विश्वास उसके प्रति बना रहे। अब पता लगा 5 साल तक आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है और उसके बाद आप सोचें कि परिवार आपका साथ दे, तो उसकी अपनी एक लिमिट है। एक बड़े शहर में रह करके आप एक बड़ा अमाउंट खर्च करते हैं, परिवार के ऊपर अतिरिक्त बोझ डालते हैं, माता पिता अपने खर्चों में से कटौती करके आपके वहां पर रहने खाने बाकी चीज़ों की सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। तो मुझे लगता है परिवार का दबाव सबसे अंत में आता है जी। अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो माता पिता आपके ऊपर वो दबाव आने भी नहीं देता है जी। तो मुझे लगता है ये वाला पक्ष जो है वो बच्चे पर निर्भर करता है। अगर वो ईमानदारी से तैयारी कर रहा है और माता पिता को लग रहा है कि वो बच्चा ईमानदारी से प्रयास कर रहा है, भले चाहे उसका चयन नहीं हो रहा है, तो वो अपने सामर्थ्य से अपने बच्चे को तैयारी करने को प्रेरित करता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस निष्ठा से उस तैयारी को बनाए रखें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और हमारी ऑडियंस के लिए और मेरे लिए समय निकाला। आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से प्रदेश के देश के बच्चों तक मेरी आवाज़ पहुंचाई है और मैं आपका धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि बच्चों के मार्गदर्शन में आप इसी तरीके से उनको सारथी की भूमिका आप भी निभाते रहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।